नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन को। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ए सॉलिड हेमिस्फेयर एंड ए सॉलिड कोन हैव सेम रेडियस इफ देयर टोटल सरफेस एरियाज आर इक्वल देन रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन इज इक्वल टू। तो ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक हेमिस्फेयर है और ये जो अर्धगोला है ये आपके पास अर्धगोला है। ठीक है, तो इसी त्रिज्या का ये तो अर्धगोला है और इसी त्रिज्या के बेस के ऊपर आपके पास क्या है, एक कोण भी है, शंकु भी है। ठीक है, यदि इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है पाई आर एल प्लस बेस का है पाई आर स्क्वायर और उसका है पाई, जो टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसका अर्धगोले का अगर बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर है, ये तो कर्व सरफेस हो जाएगा और बेस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप एक साथ 3 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको हम अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, इसमें भी हम पाई आर एक पाई आर से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे एल इक्व टू 2 आर बचेगा। एल इक्व टू कितना बचेगा, 2 आर। और इसको हमें सोल्व करना है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी हाइट एच है तो इसकी हाइट एच है, बेस की रेडियस आर है और ये तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट है वो एल है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं बराबर कितना हो गया, बराबर 2 आर। स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्व टू 4 आर स्क्वायर। और इससे हम सोल्व करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर 3 आर स्क्वायर। एच स्क्वायर और 3 आर स्क्वायर, एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर रूट 3 आर। एच और रूट 3 आर, ये इस टाइप से हमने क्या कर दिया, एच और आर में क्या कर दिया, एक रिलेशन बना लिया। तो एच और आर में एक रिलेशन मिल गया। अब इनके क्या करना है, अर्धगोलीय शंकु का आयतन का अनुपात बताना है। तो इनका वॉल्यूम का रेशियो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो वॉल्यूम V1/V2, अर्धगोले का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, पूरे गोले का वॉल्यूम होता है उसका आधा होता है तो 2/3 और यहाँ पे पाई आर क्यूब। और यहाँ पे कोण का जब आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। तो बेस की रेडियस तो सेम है तो स्मॉल आर ले लिया दोनों में। यहाँ पे 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 आर, नीचे बचेगा एच। ठीक है, अब यहाँ पे एच की जो वैल्यू है वो रूट 3 आर, एच की वैल्यू है वो रूट 3 आर है। 2 आर अपॉन रूट 3 आर, आर से आर कैंसिल, 2/√3। अगर ये 2/√3 है तो वॉल्यूम का जो रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 है वो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 2/√3। अब अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है तो उस केस में जो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, आप अगर जैसे आपको कोई कहे कि ये आप आइसक्रीम लेने जाते हो, एक आपको कोन में आइसक्रीम मिले और एक आपको कप में आइसक्रीम मिले, तो अगर दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो जो कप में आइसक्रीम वो मिलेगी वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो कप वाली आइसक्रीम है थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ये वाली आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा मिलेगी और ये रूट 3 मिलेगा। ये कम नहीं मिलेगी, ये कम नहीं मिलेगी, ये कम नहीं मिलेगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अगर दोनों का बेस सेम है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल है, तो आपका जो कप में आइसक्रीम थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z - 1/Z+1 ट्रांसफॉर्म द रीजन मॉडुलस W लेस देन इक्वल टू इनटू द रीजन। तो ये जो टेस्ट में जो है ये क्वेश्चन इस टाइप का था, मैंने उसमें क्वेश्चन दिया था W इक्वल टू Z - आइटा अपॉन Z प्लस आइटा। यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन है वो है Z - 1/Z+1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मॉडुलस W लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। मॉडुलस W इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है, Z - 1/Z+1 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो मेथड है ना, ये तो है अपन जैसा एग्जाम देने का वैसे सोल्व कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, काफ़ी तरीके से सोल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के भी काफ़ी तरीके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इस वे में चल रहा हूँ कि इसको इजी वे में हम सोल्व भी करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। बाकी हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Z - 1 का मॉडुलस अलग कर दिया, Z+1 का मॉडुलस अलग कर दिया, लेस देन कुछ टू 1 है। इसको हम आगे और सोल्व करना चाह रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो Z - 1 का मॉडुलस लेस देन कुछ मॉडुलस Z+1। जेड की जगह क्या रख देंगे, जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख देंगे तो एक्स प्लस आइटा वाई -1 का मॉडुलस लेस देन कुछ टू एक्स प्लस आइटा वाई +1 का मॉडुलस। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये रियल पार्ट हो गई, ये इमेजिनरी पार्ट हो गई, ये हो गया x+1 प्लस आइटा वाई। और यहाँ इसको हम मॉडुलस सोल्व कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, रूट के अंदर
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया रूट के अंदर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ तो कुछ स्टेप थोड़ी और ज़्यादा लिख रहा हूँ, बाकी ये आपको मेंटली भी कर सकते हो कि यहाँ से चल के ये स्क्वायर भी हट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो एक्स के अंदर रिलेशन आएगा। तो लेकिन समझाने के लिए कुछ स्टेप एक्स्ट्रा लिखी जा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट में एक्स माइनस वन को स्क्वायर को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इस टाइप से सोल्व कर दिया। इसको और सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू एक्स और ये टू एक्स उधर चला गया तो जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स और यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ फोर से डिवाइड कर दिया, फोर से डिवाइड कर दिया तो जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ जेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो। तो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेथड है वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेथड से कर दिया। बाकी शॉर्ट ट्रिक से 5 सेकंड के अंदर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, A1 A2 A3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if A1 A4 A7 A10 A13 A16 equals to 114 then A1 A6 A11 A16 is equals to, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो इसको भी सोल्व करने के कई तरीके हैं। एक जनरल मेथड है, मैं एक बीच का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं अपन, उससे हम डिस्कस नहीं करें। तो हम क्या कर रहे हैं, एक शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं। और शॉर्टकट डिस्कस क्या करना चाह रहा है कि A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16, मेरा क्लास में ये जो टेस्ट लिया उसमें समझाया हुआ है कि किस टाइप से इसको फास्ट कर सकते हैं। A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, इसकी जो वैल्यू पूछिए कितनी है। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं वो देखो भाई, हमारा जो टारगेट है यहाँ पे 1 और 16 कितना होता है, 17 होता है। इन दोनों का सम 17, इनके सफिक्स का सम 17, इनके सफिक्स का सम 17, 10 और 7 और 10 17, 4 और 13 17, 1 और 16 17। तो इस टाइप से 3 पेयर बन गए। तो अगर इसको मैं 3 पेयर के रूप में लिखूँ तो 3 इंटू कितना होगा, तो अगर 40 होता तो 120 हो जाता, इसलिए 40 तो नहीं होगा। 38 की बात करें तो 38 की बात करें तो 6 कम हो जाएगा, तो 38 चल रहा है क्या, 38 3 जा 114। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये एक 17 का ग्रुप बन गया, एक 17 का ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 38, 2 इंटू 38 कितना हो गया, आंसर कितना हो गया 70। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको ये पता चल रहा है कि एपी को तो जितना आप एपी जीपी एचपी कुछ टॉपिक ऐसे हैं इनको तो जितना आप क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको क्वेश्चन 10-10 सेकंड में सोल्व होने लग जाएंगे। जितनी आप मेहनत करोगे ना उतना आपको आउटपुट नजर आएगा। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप जितना मेहनत करोगे, तो बस फर्क ये है कि आप मेहनत किस प्रकार से करते हो। अगर आप हमेशा क्वेश्चन को जनरल मेथड से सोल्व करोगे तो हमेशा एग्जाम में परेशानी होगी, आपको फीलिंग ये आएगी कि मुझे मैथ्स नहीं आती, जबकि मैथ्स को सीखने का तरीका अलग है। मैथ्स को पढ़ने जब मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी तो मैथ्स जनरल मेथड से ही करता था, लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं उस पर वर्क करते हैं तो आउटपुट मिलने लगता है। अब ये क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आरपीएससी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर मोस्टली सबको पता है कि 5/3 होगा। देखो मैं दोबारा ये कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन रिपीट हो गया उसके आंसर बहुत बच्चे डायरेक्ट करते हैं। और ये मैंने अपने जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उसको जो बच्चों का टेस्ट लेता हूँ तो उससे पता चलता है कि ये कितना फास्ट कैसे कर पाते हैं। तो जो बच्चा जैसे ये टेस्ट क्वेश्चन में दिया जिसने फास्ट कर दिया तो मैं समझ लेता हूँ कि ये क्वेश्चन है ना याद रखने लायक आंसर है इसका। ठीक है, और बार बार प्रयास करते हैं तो पता रहता है कि क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी। जैसे मान लो रूट लैम्डा है तो मैंने पहले काफ़ी चीज़ें सोची। दूसरा क्या है, रूट लैम्डा है तो इसका मतलब रूट के अंदर लैम्डा रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू रख नहीं सकते, तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। फिर आप देखोगे कि 1 इसका आंसर नहीं है, बट्टे में इसका आंसर है। थोड़ी 1-2 बार और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 5/3 इसका आंसर है। तो इस टाइप से आप बार बार क्वेश्चन करते हो तो आपको आइडिया रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ना क्वेश्चन फिक्स है, इसका आंसर फिक्स है। लेकिन हम मेथड से कर लेते हैं। साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा 1/3। अब अगर यहाँ पे जब एक रेखा दे रखी हो, एक लाइन की इक्वेशन और एक समतल दे रखा हो, एक प्लेन दे रखा है, तो फॉर्मूले में कोस थीटा नहीं यूज लेके साइन थीटा यूज लेते हैं। तो साइन थीटा कैसे सोल्व करेंगे, तो साइन थीटा में आप सोल्व करोगे 1 इंटू 2, यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू -1, यहाँ पे 2 इंटू -1 और प्लस 2 इंटू रूट लैम्डा।
इंटू रूट लेमडा, ठीक है। अपॉन, देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सब ने ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा, लेकिन आपने क्या चीज नोट की, क्या चीज नोट करने लायक है, जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कहाँ क्या चीजें होनी चाहिए। देखो पहला है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर 5/3 है। अब दूसरा क्या, मान लो 5/3 दिमाग से निकल गया तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर आपके दिमाग में क्या क्या चीज होनी चाहिए। तीसरा, जैसे नेगेटिव ऑप्शन भी कट कर दिया। चौथा ये होना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें ध्यान रखना ये जो पद है ना, ये वाले, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर रूट लैम्डा की टर्म बचेगी, रूट लैम्डा। अगर आपको लैम्डा की टर्म बचेगी तो ऐसे दिमाग में रहेगा, और फिर जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर मेथड से भी सोल्व करोगे ना, तो आपके दिमाग में झिझक नहीं रहेगी, प्रेशर नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन को आप सोल्व भी फास्ट कर पाओगे, ठीक है। नीचे क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे ये इसकी जो रेखाएं के दिक् अनुपात है उनके वर्गों का योग आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई जेड के गुणांक का स्क्वायर 2 का। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, या ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट लैम्डा का स्क्वायर। और इसको जब सोल्व करेंगे तो बराबर कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो क्या क्या चीजें पता चली, ये हमें 2-3 चीजें क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखना। एक तो ये ऊपर सिर्फ लैम्डा टर्म बचेगा तो 2 रूट लैम्डा, और दूसरा यहाँ पे 1 बचेगा, और ये जो 3 है ना, इधर से जो रूट 9 आएगा, ये 3, ये इस 3 से कैंसिल होगा, ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये पद बचे और यहाँ पे ये वैल्यू बची। तो इस टाइप से अगर पहले से थोड़ा बहुत क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखा कि हम ऐसा ऐसा सोल्व कर रहे थे, तो फिर है ना आंसर लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब स्क्वायर कर देते हैं, पहले मैं इधर लिख देता हूँ 2 रूट लैम्डा इक्वल टू रूट के अंदर 5 प्लस लैम्डा, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा। लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो 4 लैम्डा में से लैम्डा सेपरेट कर दें तो 3 लैम्डा इक्वल टू 5, और 3 लैम्डा इक्वल टू 5 है तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 5/3, ठीक है। तो मेरा ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैंने सोचा कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक मिल सकती है, तो मैंने काफी काम किया इस पर, आधे 1 घंटे काम किया, फिर मेरे को इसमें कुछ मिला नहीं कैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो फिर मेरे को विवश होकर इसका आंसर याद करना पड़ा। तो लेकिन 1-2 चीजें मिली कि नेगेटिव नहीं ले सकते, ये कट जाते हैं, वो चीजें बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद रहती हैं, उससे थोड़ा सा हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। क्वेश्चन क्या है, इसका आपको डेरिवेटिव याद करना है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, tan इनवर्स sin x को क्या लिखा, sin इनवर्स को लिखा 2 sin x बाई 2, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और अपॉन में क्या लिख दिया, अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इस टाइप से सोल्व कर लिया। अब जब आप 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, एक कोस कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा tan इनवर्स और sin x बाई 2 और cos x बाई 2 मतलब tan x बाई 2, tan x बाई 2 और tan x बाई 2, और tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे x बाई 2। अब ये वैल्यू मान लो मैं इसको z के बराबर मानता हूँ, तो ये z बराबर आ गया। इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका अवकलज निकालना है, तो dz ओवर dx कितना हो जाएगा, dz ओवर dx इसकी वैल्यू जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1/2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, इसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जैसे मेरे स्टूडेंट से बात हुई तो उसने कहा पिछले जो एग्जाम थी सेकंड ग्रेड में उसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, इस बार मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको सही कर दिया। तो रिपीटेशंस का फर्क ये होता है कि जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, उनके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा करेक्ट हो गया, आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, 4/5 u1 का स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लेना कि ये आंसर किस क्वेश्चन का है, तो आप वो नहीं बता पाओगे, हो सकता है कि वो बताने में याद नहीं, लेकिन आपको ये अगर दिख जाए क्वेश्चन और ऑप्शन इस टाइप के दिख जाए तो आप ना इसका आंसर कर सकते हो। पीछे भी मैंने जब बताया था, क्लास में भी मैं बताता रहता हूँ कि इसका आंसर किस टाइप से याद रखा जा सकता है, तो ये क्लास में भी समझाया हुआ है कि यू स्क्वायर बटे यू जी है उसका कोफिशिएंट 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, इसके साथ साइन आता है, और जब साइन होता है तो साइन का मान अधिकतम 1 होता है, तो जो कोफिशिएंट है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है, इसलिए 5/4 नहीं आएगा, 4/5 आएगा। तो कुछ चीज़ें साथ में लिंक होती हैं तो कन्फ्यूजन भी नहीं होता। अगर आप कन्फ्यूजन ये है कि 4/5 ही जाए, 5/4 आएगा, तो फिर है ना अगर गलत कर देते हो तो नुकसान है। थोड़ा थोड़ा अपने को जो है कुछ चीजें अपने को याद करके भी जानी पड़ेंगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्षैतिज तल का परास आर है वो किसके बराबर दे रखा है, अधिकतम ऊंचाई का दुगुना, तो 2h दे रखा है। आर का फॉर्मूला लगा देंगे, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2α अपॉन, यहाँ पे हम बात करेंगे तो जी की बात कर लेते हैं, 2 इंटू एच की बात करेंगे तो यू स्क्वायर, देखो ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस, दोनों में यू स्क्वायर कौन जी आएगा, यू स्क्वायर कौन जी आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे एच होता है तो 2gh बनता है, इसलिए 2 और एक्स्ट्रा हो रहेगा,
तो कुछ चीज़ें बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, दिमाग लगाओगे तो पता रहेगा कि यू स्क्वायर अपॉन जी तो दोनों में आएगा, इसमें साइन 12 आता है, इसमें साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इस यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, बचा साइन 12 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा इसको क्या रखोगे, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा 2 साइन अल्फा। अब ये क्वेश्चन क्या है, मैंने ऑनलाइन में करा रखा है, ऑफलाइन में करा रखा है, सब जगह करा रखा है ना। तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 कोस अल्फा बराबर साइन अल्फा। इससे कितना होगा, टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा उधर डिवाइड करो तो टेन अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर 2 आ जाएगा। और अब हमें दोबारा आर ही निकालना, तो ये फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्षैतिज परास निकालनी है तो क्षैतिज परास कैसे निकालोगे, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन, ठीक है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 अल्फा फॉर्मूला कितना होता है, साइन 2 अल्फा फॉर्मूला होता है 2 टेन अल्फा अपॉन, अब ये चीज़ें थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे लिखा था, कैसे लिखा था, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को सोल्व करना भी आना चाहिए, डायरेक्ट भी बताना चाहिए। यू स्क्वायर अपॉन जी तो है ही है, क्वेश्चन में इसमें यू की जगह यू वन दे रखा है, लेकिन मैंने हर जगह यू लिखा है, वो तो यू वन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 अपॉन 5 तो 4 अपॉन 5 यू वन का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपको पता है कि साइन 12 मल्टीप्लाई में है, और किसी से भी साइन 12 मल्टीप्लाई में होगा तो वो वैल्यू बढ़ने नहीं देगा, उसके बराबर रह सकती है, उससे कम रह सकती है। इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता, तो 4/5 तो पॉसिबल है, लेकिन 5/4 पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे 2-3 बार क्वेश्चन आपने इसको सोल्व कर लिया तरीके से, एक दो बार टेस्ट में दे दिया, तो आप ना फिर आप ये कहोगे तो इसका आंसर हमें पता है, चाहे मेथड भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये परिणाल के सदिश होगा, तो ये क्वेश्चन शायद ही कोई बच्चा जिसने गलत किया होगा। परिणाल के सदिश क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, परिणाल के वेक्टर होता है, पता नहीं 10 बार दे दिया इस क्वेश्चन को, 10 बार पढ़ा दिया, तो ऐसा तो कोई टीचर नहीं होगा शायद इसने इस क्वेश्चन को नहीं करवाया हो। तो इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे तो आर की पावर -3 आर वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आर की पावर एन आर वेक्टर, कंपेरिजन करेंगे तो इसमें तो आर की पावर एन है, इसमें आर की पावर -3 है, तो एन बराबर -3, तो -3 क्या होगा, सोलिनोइडल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है, माइनस। ठीक है, अब है आज समस्या, ये क्वेश्चन मेरा टेस्ट में खुद मेरा टेस्ट में बना के दिया हुआ क्वेश्चन है, टेस्ट में ध्यान रखना, एग्जाम में कभी नहीं आया लेकिन मैंने बना के दिया, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो जो जो क्वेश्चन मुझे लगा कि यहाँ इस टॉपिक को आरपीसी ने अभी तक टच नहीं किया और क्वेश्चन आ सकता है, मैंने खुद क्वेश्चन बना के दिया। इसलिए मैं अपनी टेस्ट सीरीज को क्या कहता हूँ, बेस्ट कहता हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, मेरा चेक करके दिया हुआ है। अब जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज जैसे जैसे हम टेस्ट बनाते जा रहे हैं तो हमें मुझे आइडिया लगता जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन टच होने की संभावना है, यहाँ ये बच्चे गलती कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने क्या किया अपनी टेस्ट सीरीज में ऐड किया। तो यहाँ हमने क्या किया, एक आज समस्या है और इसका प्रतिबंध क्या है, देखो जो प्राइमल प्रॉब्लम हो मैक्सिमम की है, और जो द्वैत समस्या है वो आपकी होगी, अगर ये मैक्सिमम की है तो इसकी ड्वेल होगी वो मिनिमाइजेशन की होगी। आंसर क्या होगा, आंसर में जो मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है उसका आंसर बड़ा होगा, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम किसकी होगी, डब्लू की, तो डब्लू वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो डब्लू वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू आंसर है। बराबर कब होता है, बराबर तो संगत वाले केस में बराबर नहीं होगा, बराबर तो इस जब सुसंगत की बजाय इसकी इस्तेमाल होता, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता तो बराबर भी हो जाता। ठीक है, ये कंडीशन किस केस में होगी वो भी पता होना चाहिए, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये कब होगा और ये कब नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीजें ये कब लिखा जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी आंसर नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए कैसे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सिंपल सा रिजल्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजी वे में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया है, टेस्ट में क्या दिया, लेकिन टेस्ट में ये दिया है कि ऐसा दे रखा है और u/x प्लस v/y बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, अगर ऐसा हो तो k का मान क्या होगा। तो मुझे खुशी तो इस बात की होती है कई बार कि कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे मेरे पास है ना 300 प्रॉब्लम है या 350 प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर रखी है मेरे रजिस्टर में, और उनमें से टेस्ट में मैं कितने दे सकता हूँ, अगर मैं एक क्लास टेस्ट लेता हूँ तो भी 30 क्वेश्चन दे सकता हूँ, अगर अपना ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो भी मैक्सिमम अगर 2 टॉपिक शामिल करते हैं तो 25 क्वेश्चन दे सकते हैं। अब 25 क्वेश्चन टेस्ट में दे रहे हैं, उसमें भी अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो उसका मतलब ना मजा आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो जितने हैं उतने हो जाए उतने सोल्व हैं, इजी अप्रोच का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का अगर नहीं पढ़ा हो तो नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपका पहले से देखा हो तो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्यूब करते हैं तो x प्लस आइटा वाई का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा u प्लस आइटा वी। गिवन इक्वेशन का क्यूब कर दिया, गल ले लिया। अब इसको क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आइटा वाई प्लस 3x इंटू आइटा वाई का होल स्क्वायर और प्लस आइटा वाई क्यूब। इस टाइप से इसको लिख दिया, ठीक है। बराबर में कितना, u प्लस आइटा वी, u प्लस आइटा। अब क्या करना है, तुलना करेंगे। तुलना करने से पहले सोल्व करना पड़ेगा। ये एक्स क्यू का पद है, यहाँ पे आइटा आएगा तो 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे आइटा स्क्वायर को -1 लिख दिया, -1 लिखने पर 3x वाई स्क्वायर। यहाँ आइटा क्यूब को माइनस आइटा लिख दिया, वाई क्यूब, यू प्लस आइटा। अब जो रियल पार्ट होंगी तुलना कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में तो u दे रखा है, या सिंपल से रहने दो, ठीक है। u बराबर दे रखा है, यहाँ रियल पार्ट जहाँ पे आइटा नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो मैं एक स्टेप खा गया, अब उसको आप थोड़ा समझ जाना। नहीं समझ आया तो पहले बिना आइटे पद एक साथ करना, आइटे पद एक साथ करना। और इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भागों की जब तुलना करोगे तो उधर भी आएगा। इधर आइटा कोफिशिएंट में किया है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई, इस टाइप से, ठीक है। ये क्वेश्चन u और v की वैल्यू पुट करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो वैल्यू एकदम फिक्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू पुट करेंगे ये सोल्व करेंगे। उसकी तुलना में ये क्यूब करना ज़्यादा ईजी रहता है। तो अगर आपको क्यूब नहीं आता तब तो देखो चिंतनीय विषय है। बाकी अगर क्यूब आता है तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो u अपॉन एक्स सोल्व करोगे, इधर x से डिवाइड कर दिया तो इधर भी x से डिवाइड कर देंगे। इधर x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। इधर v वाले को y से डिवाइड कर देंगे, y से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पद को y से डिवाइड किया तो ये साइड से हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई 3, ये इक्वेशन हो गई 4। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो इधर ऐड करेंगे तो अपना पाई u अपॉन एक्स और v अपॉन वाई आ जाएगा। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई आ जाएगा। और 3 और 4 को जोड़ दिया, इधर जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। और वाई माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। आंसर कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये जो मैं इसकी आंसर की डाल रहा था तो इसका ये निशान लगा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 2/5 को उसको गलत बता दिया। इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, 4/5 पाई ए क्यूब, ठीक है। तो कई बार टिक मार्क करते हैं तो ध्यान नहीं रहता है कि अपन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बता रहे हैं। तो वाई स्क्वायर और 4x का, वाई स्क्वायर और 4x का डायग्राम, वाई स्क्वायर और 4x है, इसका जो डायग्राम है नाभिलंब द्वारा कटा हुआ भाग, ये नाभिलंब है इसका, ये नाभिलंब से द्वारा कटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्श रेखा, ये तो वर्टेक्स है, इस पर जो टेंजेंट लाइन है कि सापेक्ष परिक्रमा करता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ये पोर्शन, अभी इसको काट के इतना पोर्शन कर दिया और इसको जब ये रोटेट करेगा यहाँ से इस टाइप से, एक रील जैसे बुक में आता है रील का आयतन ज्ञात करो, तो वो रील बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, हम ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे। ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये अगर ये जो हाइट होती है, ये हाइट कितनी है या इस हिसाब से, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप ये वैल्यू क्या कर रहे हो। तो अगर एक्स एक्स के सापेक्ष निकाल रहे हो तो पाई वाई स्क्वायर आएगा, और वाई एक्स के सापेक्ष निकाल रहे हो तो पाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे वाई एक्स के सापेक्ष रोटेट कर रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू में डी वाई। और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वो अपन देख लेंगे अभी, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये नाभिलंब से कटा हुआ है, तो ये इसके निर्देशांक होते हैं a,2a। अगर a,2 है तो ये जो हाइट होगी ना, ये हाइट है वो 2a होगी, ये डिस्टेंस a होगी, ये हाइट 2a होगी। तो जो लिमिट है y की और y की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2a तक। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, इजी क्वेश्चन है, अप्रोच में होने वाला क्वेश्चन है। कई बार क्या है एग्जामिनर लेंथ क्वेश्चन भी दे देते हैं, लेकिन ये जो इस बार क्वेश्चन दिया है वो अप्रोच वाला क्वेश्चन दिया है। 2 इंटू 0 से 2a, 0 से 2a, पाई बार ले लिया, पाई बार ले लिया। x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो x की वैल्यू जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको और सोल्व करेंगे तो 2 पाई तो बाहर है ही, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2a, वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो y की पावर 4 डी वाई, ठीक है। यहाँ पे इसको और सोल्व किया तो पाई अपॉन 8a स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे y रेस्ट पावर 5/5 आ जाएगा। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से 2 है, इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से 2 है, ठीक है। यहाँ अब जब आप अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखने पर तो 0 आएगा, सिर्फ अपर लिमिट रखनी है, ऊपरी सीमा रखनी है। तो ऊपरी सीमा कितनी हो जाएगी,
2 की पावर 5 यानी 32a⁵5 माइनस, और जीरो होगा ही, अपॉन में तो 5 रहेगा ही, अब जीरो घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो 8 4 जा 32, तो 4 बचेगा ऊपर, 4πa⁵, 4πa⁵ है, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर, a क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4πa⁵/5, 4πa⁵/5 अपना क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह अवकल समीकरण का इसका हल बताना है। तो एग्जामिनर ने क्या है, क्वेश्चन काफी इजी भी दिए हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी दिए हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस किस में मानते हैं, अगर आपने सही कर दिया तो इजी में जाएगा, अगर आपने इसमें कुछ घबरा गए गलत कर दिया तो हार्ड टफ में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको इजी में मानता हूँ, अगर ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। d2 - 6d + 25 इंटू वाई = 0। इसके जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, आप सहायक समीकरण लिखोगे, तो ये आप लिखोगे m² - 6m + 25 = 0। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा m-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 = 0। इससे आप जब सोल्व करोगे तो m-3 का होल स्क्वायर बराबर -16, और m-3 बराबर, आप चाहो तो सीधे आचार्य विधि से सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो +-4 आइटा, माइनस है तो आइटा आ जाएगा, प्लस होता तो सिर्फ +-4 आ जाता। m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी m बराबर 3 +-4 आइटा। 3 रियल पार्ट है इसलिए आपको e⁻³ 3x आ जाएगा, 4 इमेजिनरी पार्ट है तो c1 cos 4x, c2 sin 4x आ जाएगा। तो अगर सिर्फ रियल पार्ट वाला आपने सही लिख दिया तो बाकी में e⁻³ है ही नहीं, e⁻³ है ही नहीं, तो इसलिए रियल पार्ट वाले से आंसर लग रहा है। तो आपको इजी क्वेश्चन है, e⁻³ c1 cos 4x + c2 sin। ठीक है, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन दिया है। अभी मेरे हिसाब से मुश्किल किसी बच्चे ने इसको किया होगा, तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी दिए हैं। टफ क्वेश्चन होने के पीछे क्या है कि पहले देखा हुआ नहीं है तो इसलिए टफ में आ गया। तो मैं ये नहीं कर रहा, इस सब का नहीं देखा, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं। दीर्घवृत्त हमने मान लो ये अपने इलिप्स बना दिया, और इसका एक नाभिलंब का सिरा ये ले लिया, इसके सिरे होंगे AE, B², और यहाँ पे जो x की वैल्यू वो तो रहेगा AE, y की वैल्यू -B²। मुझे सिर्फ इस वर्टेक्स से मतलब, तो मैं ये बस समझाने के लिए लिख दिया, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। और इस पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा हो गई, और जब अभिलंब खींचेंगे, ये जो अभिलंब खींचेंगे वो इस बिंदु से पास होगा। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल खींचोगे तो इस पॉइंट से जाएगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचोगे तो इस वाले से जाएगा। तो हम इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे तो पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा, 0, -b लेना पड़ेगा। हम 0, b नहीं ले पाएंगे, यहाँ ये दोनों लेके चलने पड़ेंगे, ये दोनों आपकी चॉइस, आप ये दोनों भी लेके चल सकते हो, ये दोनों भी लेके चल सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटरस रेक्टम, हमने जो एंड ऑफ लेटरस रेक्टम कौन सा लिया है, AE, B²। ठीक है, ऑफ द इलिप्स पासेस थ्रू द एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का एंड कौन सा लिया है, ये पॉइंट लिया, और माइनर एक्सिस का एंड कौन सा लिया है, वो लिया है 0, -b। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा सत्य है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले तो इसका जो अभिलंब का समीकरण है वो लिखेंगे। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, x/x1 × a² -y/y1 × b² बराबर a² - b²। ये तो इसका अभिलंब का समीकरण है। इस पॉइंट पर अब ये मेरे लिए x1 है और ये मेरे लिए क्या है, y1। ठीक है, जब मैं x1 लूंगा तो x1 की वैल्यू क्या रखूंगा, x/ae × a² -y/b² b² ऊपर चला गया, ये b² = a² - b², ऐसा मैंने लिख दिया। तो इससे क्या होगा, मैंने सही लिखा है। ठीक है, अगर इसे सोल्व करेंगे तो b² से b² कैंसिल हो गया, b² से b² कैंसिल हो गया, और a से एक a भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, xa या ax/e माइनस ay = a² - b²। ये तो अभिलंब का समीकरण है, और ये अभिलंब का समीकरण, ये नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0, -b। x की वैल्यू तो 0 पुट कर देंगे, और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, y की वैल्यू -b पुट कर देंगे। तो मैं यही पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू -b पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ab बराबर a² - b। ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, ab बराबर a² - b। ठीक है, अब हमारे पास अगर आपने देखा होगा तो आंसर ई में है, तो ई बराबर कितना आता है, √1 - b² / a²। इसका मतलब मुझे जो भी चाहिए b/a की फॉर्म में चाहिए,
मुझे बी अपॉन ए चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको बी अपॉन ए लाने के लिए मैंने ए स्क्वायर से ऊपर ए बटे में लाना, तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस टाइप से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक रिजल्ट हो गया कि मुझे बी अपॉन ए बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल गया। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू आंसर किस रिजल्ट में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, वो चीज़ देख लेते हैं और उसी फॉर्म में अपन रिजल्ट ले आएंगे। तो अगर आप यहाँ से लिखोगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको हम 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए लिख देते हैं, चलो बी अपॉन ए लिख देते हैं, बी स्क्वायर को लिखा बी अपॉन ए, दोबारा स्क्वायर कर दिया, ई की पावर 4 बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहीं से ज़्यादा ठीक रहेगी। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या रख दी मैंने, दोबारा ई रेज टू पावर 4 बराबर, इसको इधर लेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, और इससे आ जाएगा ई रेज टू पावर 4 प्लस ई स्क्वायर बराबर 1, इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार इस रिजल्ट का यूज़ लिया है, इस रिजल्ट का क्या लिया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, बी अपॉन ए रख दिया, दोबारा स्क्वायर कर दिया और दोबारा इसी का यूज ले लिया, ताकि बी अपॉन ए जहाँ पे भी था वो सब जगह गायब हो जाए। तो आंसर हो जाएगा ई रेज टू पावर 4, ई रेज टू पावर 4 प्लस ई रेज टू पावर 2 बराबर 1। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्टली बच्चों ने छोड़े हैं, इसलिए ज़्यादा ऊपर तक जाने की पॉसिबिलिटी कम है। इजी क्वेश्चन हैं लेकिन टफ क्वेश्चन भी हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, पिछली जो भर्ती है उसमें आया हुआ है, उस भर्ती में आया हुआ है, तो अपन उस बेस पे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, पीछे पेपर सॉल्यूशंस में बताया भी है। एक निष्पक्ष पास से एक बार उछाला जाता है, 6 बार चित्ताने की प्रायिकता, तो 6 बार चित्ताने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8। ऐसा क्वेश्चन में वो थोड़ा ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, बस मोस्टली मानता हूँ कि आपने पढ़ रखा है, उस हिसाब से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 6 बार अगर चित्ता है तो NC 6 अपॉन 2 रेज टू पावर n बार उछाला जाता है। 8 के लिए क्या जाएगा, NC 8 अपॉन 2 रेज टू पावर n। अब दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या जाएगा, NC6 बराबर NC8, NC6 बराबर NC8, और इससे क्या पता चलेगा, n इक्वल्स टू 6 प्लस 8, n बराबर 6 प्लस 8, तो n इक्वल्स टू कितना 4, जो आंसर हो कितना जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्यों, क्योंकि उसी बेस पे क्वेश्चन पहले आ चुका। पिछले एग्जाम में अगर हम बात करें तो पिछले एग्जाम के लिए तक ये टफ क्वेश्चन कह सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन से अनसोल्व में मिलता था, अनसोल्व में मिलता था तो बच्चे सारे पहुंच नहीं पाते थे। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी में आ गया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका, बच्चे उसकी प्रैक्टिस कर चुके। अब समकोणिक स्पर्शरेखा पर तल परस्पर समकोणिक है। ठीक है, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स है, तो टेंजेंट प्लेन्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन क्या होगी, अगर टेंजेंट लाइंस है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, टेंजेंट प्लेन्स है तो ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस। ये कंडीशन तो मोस्टली सब बच्चों ने याद रखा है। नंबर 90 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, अनुक्रम दे रखा है -1 रेज टू पावर n इंटू एन। जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो -1 आएगा, 2 पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, -3 4, इस टाइप से चलता रहेगा। अगर इसको रियल लाइन पे देखें तो जब -1 यहाँ मिलेगा, फिर 2 यहाँ मिलेगा, फिर -3 इधर होगा, 4 इधर होगा, तो ये ऐसे फैलता जा रहा है। और जब फैलता जा रहा है इसका मतलब एक तो क्या हो रहा है, बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इधर जो वैल्यू आएगी फिर -5 आ जाएगी, इधर और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। बाउंडेड तो नहीं है, अनबाउंडेड, या तो ये होगा या ये होगा। और ये वैल्यू क्या है, इधर भी इन्फिनिटी इधर जा रही है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर जा रही है, इसका मतलब न तो ये कन्वर्जेंट है न डाइवर्जेंट है, तो न कन्वर्जेंट है न डाइवर्जेंट है, तो ऑप्शन ये तो एक और डिलीट हो गया।